इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, राइट, और उनके अलग अलग फॉर्म्स भी है। लेकिन कोई भी एक वर्ड का हम यूज़ सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस में करते हैं। मतलब आपका जो एक वर्ड है उनके अलग अलग सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमें कैसे हाउ डू वी नो कि एक वर्ड जो है वो सूटेबल है कि नहीं हमारे जो सेंटेंस है उसमें डालने के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पास जो वर्ड्स है और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिनकी मीनिंग बहुत सिमिलर होते हैं, उनके बीच में स्मॉल डिफरेंसेस एग्जैक्टली क्या है, ताकि आप जो वर्ड्स है केयरफुली और प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं आपके इंटेंडेड मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो जब आप कोई भी वर्ड का यूज़ करते हैं, पहले यू हैव टू चूज़ वाइजली। मीनिंग आपको पहले ये देखना है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है और क्या आपका जो सेंटेंस है उसमें जो आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो वर्ड फिट होता है कि नहीं होता है। So we'll take a look at a few examples. Normally जो people confuse the meaning of certain words, right? तो ये examples को देख के हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये words जो है उनके meanings में small differences अगर है, फिर भी हम उनके use किस तरीके से करते हैं ताकि हम प्रॉपरली उनके ग्रामेटिकली जो करेक्ट यूसेज है वो कर सकते हैं। पहले जो एग्जाम्पल है वो है ऑल्दो वर्सेस वेराज। नॉर्मली ऑल्दो और वेराज जो वर्ड्स है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, मीनिंग बोथ ऑफ देम शो कॉन्ट्रास्ट, राइट। मतलब अगर ये होगा फिर ये हो जाएगा, या वी शो दैट वेराज मीन्स दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सेट्रा, जो ऑल्दो का भी मतलब बहुत सिमिलर है। बट ये दोनों वर्ड्स जो है अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पहले जो सेंटेंस है जैक वॉज लाउड वेराज जिल वॉज क्वाइट, यहाँ पे दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो है वो डायरेक्टली अपोजिंग आइडियाज़ है, राइट। जैक वॉज लाउड जो बता रहे कि जैक बहुत लाउडली स्पीक करते थे, एंड जिल वॉज क्वाइट मतलब शी वॉज वेरी क्वाइट। तो यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है एंड वी यूज़ द वर्ड वेर एज, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। नॉर्मली वेराज का मतलब जो है वो है वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब फिर भी और बट एक्सेट्रा, राइट, टू शो opposing ideas, right? But if you change the sentence using although, then meaning of the sentence will also change. Let's take a look at an example. Although Jack was tall, he could not reach the top shelf. यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि even though Jack was tall, he could not reach the top shelf, right? मतलब हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ दिखा रहे हैं कि वो टॉल थे फिर भी उनका हाथ ऊपर शेल्फ तक का नहीं जाता था, राइट। दैट मीन्स ऑल्दो जो वर्ड है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, लेकिन ऑल्दो का जो मीनिंग है वो है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, इट इज़ नॉट द सेम एज वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी जो वेराज का मीनिंग है। तो विल जस्ट स्विच द वर्ड्स एंड सी कि ये सेंटेंसेस डू दे मेक द सेम सेंस। यहाँ पे अगर आप लगा देंगे वेराज जैक वॉज टॉल ही कुड नॉट रीच द टॉप शेल्फ, दिस विल नॉट बी ग्रामेटिकली राइट, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो दोनों सेंटेंसेस है उनके बीच में रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी जैक वॉज टॉल ही कुड नॉट रीच द टॉप शेल्फ, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ऑल्दो इज द राइट फिट। सिमिलरली अगर हम ये सेंटेंस में ऑल्दो लगा देंगे फिर इसका मीनिंग भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैक वॉज लाउड although Jill was quiet, it is not the same as using whereas. So you have to be careful with the meaning of the word and whether they convey the intended meaning of the sentence. Next जो example है यहाँ पे वो है between versus among. Let's take a look at a sentence और हम ये दोनों words को डाल के देखते हैं कि sentence का meaning क्या बन जाता है। They had a fight dash themselves, right? यहाँ पे they had a fight between themselves, अगर हम यहाँ पे between डाल देंगे that gives me an idea कि the fight is happening between two people, क्योंकि we use the word between ये बताने के लिए कि कोई भी चीज़ two persons के बीच में हो रहा है। that means fight जो है two persons में involved है, they had a fight between themselves। लेकिन अगर हम यहाँ पे among डाल देंगे then among का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जन फाइट कर रहे थे। दे हैड अ फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स, मतलब दो से ज़्यादा जन थे जो फाइट कर रहे थे और फाइट
उन सब लोग के बीच में हो रहा था, राइट? तो दिस विल बिकम दे हैड अ फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो डिपेंडिंग ऑन आपका जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको बिटवीन या अमॉन्ग का यूसेज करना पड़ेगा। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि दो जन के बीच में फाइट हो रहा था, देन यू हैव टू यूज बिटवीन। इफ़ यू वांट टू शो कि बहुत सारे जन के बीच में फाइट हो रहा था, फिर आप अमॉन्ग का यूज़ करेंगे, नॉट बिटवीन। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सिमिलर है लेकिन उनके थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है मीनिंग में, सच एज कॉमनली, जनरली, टिपिकली एंड यूजुअली। एक बार देख के तो लगता है कि सब चारों जो वर्ड्स है उनके सब मीनिंग्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन स्मॉल डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम ये सेंटेंस को पढ़ेंगे, इट इज़ अ डैश एक्सेप्टेड फैक्ट दैट एलियंस एग्जिस्ट, राइट? एक एक करके हम यूज़ करेंगे ये वर्ड्स को ये सेंटेंस में और देखते हैं कि इसका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। लेट्स यूज फर्स्ट कॉमनली। इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हो जाता है कि बहुत सारे जन, मतलब बहुत कॉमन है या टिपिकल है कि एक चीज़ जो है वो एक्सेप्टेड है कि एलियंस में एग्जिस्ट, राइट? तो ये बहुत कॉमन है। आप बहुत सारे जन को पूछेंगे तो उसमें से मे बी 90% या 95% बोलेंगे कि हाँ शायद से एलियंस डू एग्जिस्ट, राइट? तो कॉमनली मीन्स मोस्ट अकरिंग। इफ वी यूज जनरली, ये हो जाता है इट इज़ अ जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट। जनरली का मतलब जो है वो है कि बहुत सारे जन टुगेदर, हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में नहीं बता रहे, हम बता रहे कि ओवरऑल जो है वो है कि पीपल एक्सेप्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट। नाउ टिपिकली का मतलब है कि जो नॉर्मल जो अकरेंस है, मतलब मोस्ट ऑफन। हियर टिपिकली इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमनली, क्योंकि कॉमनली से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बहुत सारे जन को पूछेंगे देन मैक्सिमम पीपल विल से यस इट इज अ फैक्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट। और टिपिकल का मतलब है कि आप यूजुअली जो आंसर आपके पास आएगा वो है कि यस एलियंस डू एग्जिस्ट। यूजुअली का मतलब है कि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो है वो रेगुलर एक चीज़ है जो होता रहता है। इट इज़ अ यूजुअली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट, मतलब आपका एक रेगुलर रूटीन की तरह आपको आंसर आ जाएगा कि इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट एलियंस में एग्जिस्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वर्ड फॉर्म्स। नाउ नॉर्मली आपके पास अगर कोई वर्ड है उसका मीनिंग प्रॉपरली देख के सोच के उनके लिए एक यूसेज आप डालोगे, लेकिन व्हाट फॉर्म ऑफ वर्ड डू यू यूज़, मतलब उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ के फिर यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस में। और वो कैसे करेंगे? बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मतलब वो जो वर्ड है जो आपको यूज़ करना है वो नाउन के फॉर्म में यूज़ करना है या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रेपोजिशन। यू हैव टू लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट कि वो वर्ड का फॉर्म कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम डूइंग डैश। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, वेल एंड गुड। दोनों का मतलब है अच्छा, राइट? बट वन हियर इज एन एडवर्ब और ये जो वर्ड है गुड वो है एक एडजेक्टिव। शी इज डूइंग गुड, राइट? सो हियर यू कैन सी आई एम डूइंग डैश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है, राइट? डूइंग इज अ वर्ब। नाउ द ब्लैंक जो है यहाँ पे हमें एक वर्ब को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रहे थे या मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे डूइंग जो वर्ब है उनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे वेल जो है ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, आई एम डूइंग वेल। गुड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हम गुड डाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि वो हाउ वॉज शी डूइंग, शी वॉज डूइंग वेल। नेक्स्ट वी टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, यू सिंग डैश। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुली। नॉर्मली ब्यूटिफुल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और ब्यूटिफुली जो ly से एंड होता है वो एक एडवर्ब है, राइट? बट हियर व्हाट डू वी हैव? यू सिंग। सिंग यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे डैश जो है सिंग के बाद ही आ रहा है। हमें ये बताना है कि हाउ डज शी सिंग, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। देयरफॉर वी विल यूज ब्यूटिफुली। यू सिंग ब्यूटिफुली। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वी नीड अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग द वर्ब, सो वी नीड एन एडवर्ब, सो इट विल बी ब्यूटिफुली।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, डैश इज कमिंग टू द पार्टी, राइट। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ही या फिर हिम। नॉर्मली जो आपके पास प्रोनाउंस रहते हैं उनके दो फॉर्म्स रहते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। जब आप सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे फिर वो हो जाएगा ही, और हिम जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये ब्लैंक जो है इट इज शोइंग कि ये जो ब्लैंक में रहेगा वो वर्ब का डूअर रहेगा, राइट। यहाँ पे डैश इज कमिंग मतलब हम ये बता रहे कि वर्ब का जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लैंक रहेगा वो परफॉर्म करेंगे ये वर्ब को, राइट। एंड नॉर्मली सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो डूअर ऑफ द वर्ब है, देयरफॉर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, और ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही इज कमिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज करे, हिम नहीं यूज किया जा रहा है क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, एंड दैट विल बी द रिसीवर ऑफ द वर्ब, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। लेकिन यहाँ पे कमिंग जो है वर्ब जो था इसका डूअर की जरूरत थी, देयरफॉर यहाँ पे वी यूज द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। Next we look at this one example. This room is dash organized than mine and the options are more and most. यहाँ पे हम clearly देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दोनों चीज़ें को compare कर रहे हैं, this room और my room। दोनों चीज़ें जब compare करते हैं फिर हम comparative degree of adjective या adverb use करते हैं, तो यहाँ पे more हो जाएगा द राइट आंसर, क्योंकि मोस्ट हम कभी यूज़ करते हैं, मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा चीज़ें को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस में हम सिर्फ दोनों चीज़ें को कंपेयर कर रहे हैं, देयरफॉर वी विल यूज़ मोर। सो यू कैन सी you have to look at the structure of the sentence, ये निकालने के लिए कि आप कौन से वर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। और हम ये भी देख चुके हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स को निकाल के प्रॉपरली थोड़ा रिसर्च करके देखना पड़ता है कि उनके जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो सेंटेंस में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि आप प्रॉपर वर्ड यूसेज कर सकते हैं और प्रॉपर वर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं।